शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। कि होली के त्यौहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद जो हम माँ बेटी को मिला है। मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए, अराजकता होती है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मुख्तार की मौत में विपक्ष को मर्डर क्यों दिखता है? मुख्तार को जहर वाली बात, 3 जगह सच्चाई क्या है? योगी निशाना मुख्तार बहाना क्या टारगेट पर दरअसल मुस्लिम वोट है, इसीलिए इतना बवाल मचा है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कल मौत और उसके बाद सियासत कैसे हो रही है, इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं। मुख्तार के शव को लेकर पुलिस बांदा से निकल चुकी है। गाड़ियों का एक लंबा काफिला है जो बांदा के मेडिकल कॉलेज जहां पर पोस्टमार्टम हुआ वहां से लेकर निकला है गाजीपुर के लिए। गाड़ियों का लंबा काफिला देर रात तक गाजीपुर पहुंचेगा। मुख्तार का शव सुबह की नमाज के बाद दफनाए जाने की जानकारी है। कल रात मुख्तार की मौत हुई थी, हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत हुई। आज बेटे उमर की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ। 5 सदस्यों की यानी 5 डॉक्टरों का पैनल था जिन्होंने मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया। पीजीआई मेडिकल कॉलेज जिला हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पोस्टमार्टम की टीम में मौजूद थे। उमर के कहने पर पीजीआई के डॉक्टर को इस टीम में शामिल किया गया। करीब 2.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला और पोस्टमार्टम की जो इनिशियल रिपोर्ट आई है, प्राइमरी रिपोर्ट आई है, उसमें हार्ट अटैक की बात कही गई है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट का भी इंतजार है। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक मुख्तार के मौत की वजह बताई गई है, जो प्राइमरी रिपोर्ट है। लेकिन इस बीच उमर अंसारी ने बड़ा आरोप लगाया और यह कहा कि धीमा जहर देने की वजह से मौत हुई है। उमर अंसारी मुख्तार के ये बात कही है, मुख्तार के मौत की न्यायिक जांच भी होगी। सीजीएम बांदा ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। अगले 1 महीने में रिपोर्ट आने वाली है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर उस काफिले की है जिस काफिले में मुख्तार के शव को लेकर गाजीपुर जाया जा रहा है। देर रात करीब यहां से 6-7 घंटे के आसपास का वक्त लगेगा। मुख्तार की मौत पर हो रही सियासत की भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमारे सहयोगी मनीष जो कि इस काफिले के साथ मौजूद हैं, उनका मैं रुख करूंगा। लेकिन सियासत इस पर जमकर हो रही है। मुख्तार की मौत की खबर जैसे आई, तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा भी खोल दिया। सपा ने इसमें सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। सपा नेता आईपी सिंह ने तो इसे मुसलमानों के साथ जोड़कर यह तक कह दिया कि इस देश में मुसलमानों को पराया कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में सरकार पर जानबूझकर अनदेखी का आरोप लग रहे हैं। मुख्तार के बेटे ने इसे संयोजित हत्या तक बता दिया। फाइट हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले मनीष का रुख करते हैं। मनीष, कितना समय लगेगा बांदा से निकलकर? अभी जो तस्वीर लग रही है कि हाईवे तक आप पहुंचे हुए हैं। देखिए, अभी 5 बज रहा है और तकरीबन अगर कम से कम समय का आकलन किया जाए तो 6 से लेकर 7 घंटे गाजीपुर तक पहुंचने में लग जाते हैं। तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि 11 से लेकर 12 बजे तक ये काफिला वहां पहुंच सकता है। अब अंतिम संस्कार क्या देर रात को करेगा परिवार, या फिर कल भी अंतिम संस्कार किया जा सकता है, इसकी संभावना क्या रहेगी वो परिवार मिल बैठकर तय करेगा। उमर अंसारी की अफजल अंसारी से इस संबंध में बातचीत हुई है, क्योंकि परिवार मानकर चल रहा था कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगभग 11 से लेकर 12 बजे तक पूरी हो जाएगी और शव मिलने के बाद उस वक्त काफिला लेकर रवाना होंगे और देर शाम को अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, थोड़ी सी देर जरूर हुई और थोड़ी देर इतनी भारी पड़ सकती है कि देर रात तक ये सब पहुंचेगा। तो वो अब परिवार को तय करना है। लेकिन पुलिस प्रशासन और परिवार पहले से आज के अंतिम संस्कार प्रक्रिया की पूरी तैयारी कर चुका है। कब्रिस्तान की तैयारियों का जायजा गाजीपुर पुलिस ने लिया, परिवार के लोग वहां पहुंचे, कब्र खोद दी गई है। अब देर रात को पहुंचेंगे तो क्या कोई इस्लामिक रीत रिवाज के तहत क्या अंतिम संस्कार हो सकता है, ये देखना होगा। लेकिन आप देखेंगे राकेश, काफिला पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि काफिले में कोई अनचाहा वाहन न जाने पाए। ठीक है, चलिए मनीष, मैं आपके पास लौट कर आता रहूंगा। आप इस काफिले के साथ लगातार मौजूद हैं और तस्वीरें आप भेज रहे हैं। मुख्तार का ये आखिरी सफर, मुख्तार की कल मौत हुई, लेकिन इसके बाद किस तरीके से सवाल इस पर खड़े किए गए हैं, इस पर भी आगे चर्चा होगी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। वीरेंद्र भट्ट जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। ओपी सिंह जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। शादाब चौहान जो कि प्रवक्ता है पीस पार्टी के,
मोहम्मद अतीक हमारे साथ, प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के। विवेक सिलास जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आप सभी का स्वागत है। इस बीच स्क्रीन पर वो सवाल डाल दीजिए जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। विवेक सिलास, मैं आपसे शुरू करता हूं और सवाल पहला बहुत सीधा सा है। मौत हुई, हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है, चुनाव है, खास वोट बैंक है, इसलिए आप लोगों को लग गया कि भाई अभी वोट वसूल लो जितना वसूल सकते हैं। सबसे पहले पांडे जी आपको नमस्कार करता हूं और कहता हूं कि देखिए यहाँ वोटों की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं। देखिए किसी भी सरकार का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, चाहे वो कोई सरकार हो, जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और जहां तक मुख्तार अंसारी की बात है तो मुख्तार अंसारी का बेटा जो है आज तो वो मोदी जी की एनडीए का हिस्सा है, तो हम इसमें कैसे राजनीति कर रहे हैं, पहले तो इसका जवाब दे दीजिए। वो तो एनडीए का विधायक है, इस समय सुहेलदेव पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो समाजवादी पार्टी का सिर्फ ये कहना है कि देखिए जहां तक डाटा बताते हैं कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में क्यों होती है। हमने तो जेल में भी हत्याएं होते हुए देखी हैं इसी सरकार में, लेकिन ये सरकार कहती है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है। देखिए मुख्तार अंसारी को खतरा था, उसने बोला था कि मेरी जान को खतरा है, लिखित में दिया था कि मुझे जहर दिया जा रहा है। अभी एक बहुत बड़े चैनल ने एक खुलासा किया है और ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अपने बेटे से कह रहा था कि मैं 10 दिन से लगातार। नहीं, विवेक सिलास, सवाल इसलिए उठता है कि जब आपकी पार्टी के नेता ये कहने लगे कि इस देश में मुसलमानों को पराया कर दिया गया, आप इसलिए सवाल उठाने लगे कि मुख्तार मुस्लिम। कल आपके प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर जुड़े हुए थे, मेरे साथ जुड़े हुए थे, और वो योगी सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। मतलब ये एलिगेशन सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आपको एक खास वोट बैंक चाहिए। देखिए यहाँ वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है, आप जबरदस्ती इसको राजनीति में मत। अरे तो आईपी सिंह ने अगर ये कहा कि मुसलमानों को पराया कर दिया गया इस देश में, इस स्टेटमेंट की आज क्या जरूरत थी? आपको मुख्तार में एक मुस्लिम दिखता है सिर्फ, जिस तरह अतीक में मुस्लिम दिख रहा था, जिस तरह अतीक के बेटे में मुस्लिम दिख रहा था, भाईचारा खराब हो रहा था उस समय। देखिए पांडे जी, ये तो आपके जो चैनल की, और आप एक वरिष्ठ एंकर हैं अपने चैनल के, इस तरह की बात करके आप जो समाज में ना जहर घोलने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि समाज में जहर घुल जाए? विवेक सिलास, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप मेरी बात को गलत साबित कर दीजिए अगर मैंने किसी को भी गलत कोट किया है। आईपी सिंह के एक्स ट्विटर लाइन पर आप जाकर देख लीजिए, एक्स उनकी टाइमलाइन पर उन्होंने कहा है कि नहीं कि मुसलमानों को पराया कर दिया गया। कल मनोज यादव जुड़े थे, वो सीधे तौर पर योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, देखिए नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं कि आप आईपी सिंह और मनोज यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या ट्वीट किया आपने पढ़ा क्या? नहीं, आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, जब अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ था विवेक सिलास, तब आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही लिखा हुआ था कि भाईचारा के खिलाफ है ये सब। तो आपने उसको अनदेखा कर दिया होगा, क्योंकि आपको बैठ के यहाँ हिंदू मुसलमान करना है, आपको जहर घोलना है पांडे जी। अच्छा, आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्वीट पढ़ा, हाँ या ना? उसमें क्या? नहीं, मैंने पढ़ा, मैं तो उनके सारे ट्वीट कोट कर रहा हूँ विवेक सिलास। मेरी बात एक शांत हो जाइए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी भी सरकार का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि वो अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को, चाहे भले वो कैदी ही क्यों ना हो, उसकी पूरी सुरक्षा करे। ये लिखा गया है उसमें। इस पे आप लोग कभी चर्चा नहीं करते। आप लोग को तो मसाला चाहिए, आप लोग को सिर्फ मसाला चाहिए कि हिंदू मुसलमान कैसे हो। अरे अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा है, आप में हिम्मत है तो बोलिए कि मुख्तार अंसारी जो है उसका बेटा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का हिस्सा है, लेकिन आप नहीं बोल पाए। अरे वही बेटा, सुनिए ना, वही अब्बास अंसारी, विवेक सिलास, वही अब्बास अंसारी बीते विधानसभा चुनाव में ताल ठोक कर कह रहा था कि आने दो सफाइयों का शासन, बुलडोजर घुमा देंगे। और मैं आऊंगा विवेक सिलास की मुख्तार को किसने फेवर किया, अतीक को माफिया किसने बनाया, और यकीन मानिए अब जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन सूर्या मैथिल, मैं दे दूंगा। अतीक अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष था। अच्छा, आखिरी चुनाव जो अतीक ने लड़ा था, ठीक, वो समाजवादी। अच्छा ठीक है, आप जवाब देंगे ना विवेक सिलास? चलिए आप जवाब दीजिए, चलिए आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए विवेक सिलास, मैं आपको मौका दे रहा हूं। 2004 में शैलेंद्र सिंह, मुलायम सिंह दबाव डालते हैं, कोटा क्यों लगा दिया, इस्तीफा देना पड़ता है, ये बताने की जरूरत है क्या? मेरी बात सुनिए मेरी।
मुख्तार अंसारी क्या समाजवादी पार्टी से कभी लड़े? मैं पूछ रहा हूं, मुख्तार अंसारी के पास से एलएमजी मिलती है, विवेक सिलास से एलएमजी मिलती है, शैलेंद्र सिंह पोटा लगाते हैं, सवाल पूछा है तो दबाव क्यों बनाया गया कि पोटा हटा दो? सवाल पूछा है तो जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। तो जो सवाल पूछ रहा हूं सर, उसका जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, मुख्तार अंसारी कभी समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े? नहीं लड़े। बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े। अतीक अहमद जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, अपना दल, उसके प्रदेश अध्यक्ष थे। अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ 2018 में फूलपुर के भाई विवेक सिलास, मुझे लगता है सर आप थोड़ा पढ़ कर नहीं आते हैं, थोड़ा सा होमवर्क करके नहीं आते हैं। अफजाल अंसारी को आपने टिकट दिया है, सपा के टिकट पर अतीक को आपने विधायक बनाया, फूलपुर से सांसद आपने बनाया, आप कहते हैं कि मैं कर रहा हूं। सूर्या मैथिल आखिरी चुनाव कब लड़ा था? अरे आखिरी चुनाव, पहले चुनाव की बातचीत क्या होती है? आखिरी चुनाव, पहला चुनाव क्या होता है? सूर्या मैथिल, ये रिश्ता क्या है? सूर्या मैथिल, ये रिश्ता क्या है कि 2004 में शैलेंद्र सिंह पर दबाव डाला जाता है कोटा लगाने के बाद, और ये दबाव मुख्यमंत्री की ओर से आता है, तब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे कि पोटा हटा दो मुख्तार पर से। धन्यवाद राकेश भाई, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो कह रहे थे कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है, तो मेरे को वो 4 लाइनें याद आती हैं इनके ऊपर कि वो कर्म उंगलियों पर गिनते हैं, जुल्म का जिनके कोई हिसाब नहीं, जिनकी सत्ता जब थी तो हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया इन्होंने उत्तर प्रदेश में पैदा किया, और आज यहां बैठकर ये कस्टोडियल डेथ की बात कर रहे हैं, जो दंगाइयों के गले में मार डालते थे। अब आ जाइए, आप अभी कह रहे थे ना, आप गिनवा रहे थे कि अतीक कब चुनाव लड़ा, वो आपका मुख्तार अंसारी कब चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी से, तो मैं बताता हूं साहब कि आपने सदैव पर्दे के पीछे से किस प्रकार से मुख्तार अंसारी को सपोर्ट किया। 2012 के अंदर कौमी एकता दल के वो बैनर पर चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी ने अपना वहां पर कैंडिडेट नहीं दिया, 2017-7 में नहीं दिया, 2002 में नहीं दिया, जब वो स्वतंत्र वहां पे चुनाव लड़ा मऊ के अंदर, और वो जीता लगातार। और मैं आपको बता देता हूं, जिस आप अंसारी के बेटे की बात कर रहे हैं, जिस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव थे तो सुहेल देव पार्टी आपकी गठक दल थी, और अखिलेश यादव के कहने पर ही इस डॉन के बेटे को आपने वहां से टिकट दिलवाया था। तो सच ये है, कान खोल के सुनो। और दूसरी चीज, आपके दिल में इतना प्रेम क्यों बढ़ता अपराधियों के लिए? क्या आपकी नजर में हर एक मुसलमान हत्यारा है, हर एक मुसलमान दंगाई है, हर एक मुसलमान डकैत है क्या? आज कृष्णानंद राय जी की आत्मा को शांति मिली होगी, आज अवधेश जी की आत्मा को शांति मिली होगी। ठीक, मैं इस पर आऊंगा, सूर्या मैं इस पर आऊंगा। शादाब एक मिनट, विवेक भाई रुक जाइए, बहुत मेहमान इंतजार कर रहे हैं, समय बहुत है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। शादाब, इनके नेता ट्वीट करें कि मुसलमान पराय कर दिए गए तो सवाल ना पूछा जाए। मुख्तार में मजहब दिखाई दे, जैसे अतीक में मजहब दिखाई दिया था, जैसे अतीक के बेटे में मजहब दिखाई दिया था, तो सवाल ना पूछा जाए। आप कस्टोडियल डेथ पर पूछिए, आपका ये कि इंक्वायरी होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, कस्टडी में डेथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो जाती है तो उसकी वजह पता चलनी चाहिए। लेकिन अगर धर्म देखेंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा। फिर सवाल ये भी उठेगा शादाब कि अतीक और मुख्तार को अब माफिया किसने बनाया था? देखिए पांडे जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो मुख्तार साहब का इंतकाल बेहद दुखद है, अल्लाह उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और वो एक जांच का विषय हमने मांग किया कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि वो एक नेचुरल डेथ है या वो प्री प्लान्ड मर्डर है, ये जांच का विषय, क्योंकि उन्होंने ये खुद आरोप लगाया, बताया चिट्ठी लिखकर कि 19 तारीख को जहर देने की और इस तरह की चीजें की गई। तीसरी चीज ये है जो अफसोसनाक है, सोशल मीडिया पर एक वर्ग जश्न मना रहा है और कहा जा रहा है अगला नंबर आजम खान का है। एक रमजान में निपटा दिया अतीक को, दूसरे में निपटा दिया मुख्तार को, अगला नंबर आजम खान का, फिर असदुद्दीन ओवैसी का, शादाब चंद। ये ट्वीट सोशल मीडिया पे मैं आपको 10 ट्वीट दिखा दूंगा, भरा पड़ा है मोबाइल, मेरे खुद मोबाइल पे। शादाब सुनिए ना, शादाब मैं भी सोशल मीडिया देखता हूं। शादाब भाई, सोशल मीडिया पर एक ग्रुप ऐसा भी है जो मुख्तार को ऐसे महिमा मंडित कर रहा है जैसे वो इस देश का न जाने कितना बड़ा महान नेता था, क्रिमिनल था, वो कन्विक्टेड था, तो उस पर भी बोल लीजिए। अब सुन लीजिए। देखिए
बोल रहा हूं, आप परेशान ना होइए, बोल रहा हूं। हर व्यक्ति के जिंदगी के दो पहलू हैं। एक पहलू वो जिसका सब जिक्र कर रहे हैं, दूसरा पहलू वो कि वो ब्रिगेडियर उस्मान का परिवार है, स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार है। नहीं, अरे शादाब भाई, मुझे पता था आप इस लाइन पर आएंगे। तीसरी चीज उनके नाना, उनके दादा ने देश को गर्व करने का मौका दिया, लेकिन मुख्तार उस विरासत को नहीं संभाल पाया। ये आपको खुलकर कहनी चाहिए। उस विरासत को गवा दिया मुख्तार अंसारी ने। पांडे जी वही जितना समय सपा वालों को दिया हमें भी दे दो ना। आप ही के पास आपका प्रेम कब से हो गया? और भाजपा का प्रवक्ता तो फरार है आज तो भाजपा के प्रवक्ता फरार हैं, सबके सब फरारी काट रहे हैं। कोई भी पक्ष नहीं रख रहा कि मुख्तार अंसारी मसले पे उनका क्या स्टैंड है, कि क्या ये फेल्योर है, क्या रीजन है। दूसरी चीज ये है कि आज गाजीपुर बांदा मऊ के लोगों ने अपना एक भाई है, अपना हमदर्द बेटा खोया है। हाँ, अलग अलग लोगों की भावना होती है, सबको अपना अधिकार है, लेकिन हम ये कहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हत्यारे की मृत्यु हुई है जो कि सजा याफ्ता था, जिसने की एक विधायक को AK-47 से 400 गोलियां मारी थी। ये कौन बोल रहा है? महिमा मंडित मत करो। अरे कौन भौंक रहा है? बीच में लगता है सबको अपनी जात के लोग ही समझ में आते हैं। ऐसा लगता है सबको अपनी जात के मामले ही समझ में आते हैं। सबको ऐसा लगता है सामने उन्हीं की जात के लोग बैठे हुए हैं। अरे आप इंसानों की तरह बर्ताव कीजिए। नहीं, इंसानों की तरह आप बर्ताव कीजिए ना। मैं तो बोला कि हत्यारा गया है भैया, उसको महिमा मंडित क्यों करते हो? जवाब दे रहा हूं। प्लीज, मैं आ रहा हूं। शादाब अपनी बात पूरी करिए। शादाब अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं वीरेंद्र जी के पास जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे भी कह रहा हूं सर, आप भी वही काम कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर दूसरा ग्रुप कर रहा है। आप महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं। नाना आर्मी में थे, ब्रिगेडियर थे, महावीर चक्र मिला, सैल्यूट करते हैं उनको। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, सैल्यूट करते हैं उनको। लेकिन मुख्तार अंसारी ने सैल्यूट करने की वजह नहीं दी। यह आपको खुलकर कहना चाहिए। मुख्तार अंसारी उस विरासत को नहीं संभाल पाया, यह आपको खुलकर कहना चाहिए। मुख्तार अंसारी जेल में रहते उस पर 8 मर्डर के केस लगे, यह भी आपको खुलकर कहना चाहिए। देखिए, मर्डर के केसेस तो ब्रजभूषण सिंह पे भी हैं, बड़े बड़े आरोप बड़े बड़े नेताओं पे रहे हैं, बहुत बड़े पद पर भी हैं। गुजरात के कुछ लोग, उन पर भी आरोप रहे। मैं उस पे नहीं जा रहा, वो न्याय का, अदालत का काम है। और अदालत की प्रक्रिया से अगर उनको सजा होती, मौत की सजा होती, वो एक अलग प्रक्रिया है। हमें अदालती कार्रवाई पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारी मांग ये है कि उच्च स्तरीय जांच हो। और जो ये नकारात्मकता है, जो समाज के प्रति गंदगी, अगला नंबर आजम खान का क्यों होगा? चलिए, आपने इनको बोल दिया, अगला नंबर असदुद्दीन ओवैसी का क्यों होगा? अरे शादाब, फिर आप वहीं पर आ गए। नहीं, मैं दोनों शादाब खान को मारा शादाब, मैं दोनों ग्रुप के खिलाफ हूं, लेकिन आप सिर्फ एक ग्रुप की खिलाफत कर रहे हैं। मैं दोनों ग्रुप की खिलाफत कर रहा हूं, आप सिर्फ एक ग्रुप की खिलाफत कर रहे हैं। अगर कोई किसी की मौत पे जश्न मनाता है, चाहे वो हिंदू की मौत हो, मुसलमान की मौत हो। नहीं, शादाब, चलिए एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं वीरेंद्र जी आपसे शुरू करूंगा। शादाब, और ये सवाल फिर पूछूंगा कि आप भी महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं भाई, और मुख्तार को महिमा मंडित तो कम से कम मत करिए। जो सवाल है मौत को लेकर, वो अपनी जगह, वो इंक्वायरी का सब्जेक्ट है। जल्द वापस लौटते हैं, कहीं जाइएगा। खबर कि मुख्तार अंसारी के शव को लेकर पुलिस निकल चुकी है। 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं यहां से गाजीपुर पहुंचने में, और बहुत मुमकिन है कि कल सुबह की नमाज के बाद अंतिम संस्कार किया जाए, यानी दफनाया जाए मुख्तार अंसारी को। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र भट्ट साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, और जो सवाल हमने ब्रेक के पहले छोड़ा था, सवाल यह कि मुख्तार अंसारी को एक ग्रुप महिमा मंडित कर रहा है, जैसे वो न जाने कितना बड़ा नेता हो, कितनी भलाई के कार्य उसने किए हो। देखिए, ये सवाल जाति मजहब का नहीं है, वो सवाल मुख्तार अंसारी का भी नहीं है। सवाल ये है कि कौन से वो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने पिछले 3 दशक में अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसको राज्य का संरक्षण पर उसको प्रदान किया। और उसके एवज में बहुत मोटा उन्होंने लाभ उठाया, उस अपराधी के क्राउड का इस्तेमाल किया, फंडिंग का इस्तेमाल किया। अगर अफजाल अंसारी 2019 में बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर से उम्मीदवार से इलेक्शन लड़े और जीते, 2024 में अफजाल अंसारी अब समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से उम्मीदवार हैं। 2009 में मुख्तार अंसारी वाराणसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। यही मामला अतीक अहमद का भी था। आपको याद होगा फरवरी 2023 में इलाहाबाद में राजू पाल की हत्या हुई थी, जिसके ऊपर आज फैसला आया है, सॉरी उमेश पाल की, और अप्रैल 2023 में अतीक अहमद की भाई की हत्या हो गई थी। तो आखिरकार इन लोगों को इतना बड़ा अपराधी बनने का अवसर किसने सुलभ कराया?
उनको स्टेट पैट्रोनेज किसने दी? और बिना किसी लाग लपेट के मैं साफ कहता हूं, उनको राज्य का संरक्षण समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उठाया। और यहाँ पे मुख्तार अंसारी को मुद्दा बनाना कि वो इस मजहब का था, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में 26 लिस्टेड माफिया का कन्विक्शन हुआ है। ठीक, उसमें ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आता हूं। रंजन द्विवेदी जी, एक टिप्पणी आपकी, फिर मैं अतीक भाई आपके पास आ रहा हूं। रंजन द्विवेदी जी, जो बात वीरेंद्र भट्ट कर रहे हैं कि भाई स्टेट पैट्रोनेज किसने दी, मैं विवेक सिलास से शुरू में पूछता रह गया कि भाई 2004 में तब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे और शैलेंद्र सिंह खुलेआम मीडिया में कह रहे हैं कि मुझ पर दबाव था कि कोटा हटा दो, तो पैट्रोनेज कौन दे रहा था? अतीक, मुख्तार, इन सबको माफिया किसने बनाया, यह सवाल है। हाँ, ये आप देखिए, आप सही कह रहे हैं। असल में पॉलिटिक्स एक बड़ा हाई रिस्क गेम है और उस गेम में आदमी हर तिनके का सहारा लेता है और उसी सिलसिले में जो है बदमाशों का भी लोग सहारा ले लेते हैं और यही कारण है कि ये बदमाश बढ़ते जाते हैं आगे। और देखिए, कभी सरकारें ऐसे आती हैं, मुख्यमंत्री ऐसे आते हैं जो बड़े टफ होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, अधिकारी ऐसे होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, टफ होते हैं, तो ये भाग जाते हैं। मुख्तार अंसारी था, जब भी इसको लगा कि सरकार इसके माकूल नहीं है, ये अधिकारी बहुत हावी हैं, तो ये जाके क्राइम कर रहा है कर्नाटका में, कभी पंजाब में, और जब इसके माकूल सरकार आ गई तब लौट के ये आ गया वहां पे। और ये अब इस तरह के कयास लगाना कि साहब ये जहर दिया गया, ये दिया गया, देखिए ऐसा है कि बदमाश होता है, बदमाश पेशबंदी में हर वक्त इस प्रकार के इल्जाम लगाता रहता है कि हमारा एनकाउंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जहर दे देगा इसलिए कि अगर कुछ नहीं हो कम से कम एक बेल ग्राउंड बन जाए। इसकी कई बार तबीयत खराब रही है, आप रिकॉर्ड देखेंगे, कम से कम 10 बार कंप्लेंट किया है इसने हार्ट की प्रॉब्लम का। तो ये एक स्वाभाविक लगता जैसे है मौके पर, लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा क्या बात है, और कोई बात होगी तो जांच में आ जाएगा वो। जहां तक विपक्ष का सवाल है, इस समय चुनाव नजदीक है और देखिए 2 एंगल इसमें है। एक तो यह है कि एक वर्ग विशेष का या मुख्तार के समर्थकों का समर्थन प्राप्त करना, तो सबकी व्यवस्था है कि उसके बारे में वो कहे, बड़ा दुख व्यक्त करे कि मर गया आदमी। दूसरा यह है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करे, क्योंकि एक अस्वाभाविक सी बात हो गई कि जेल में आदमी मर गया है। तो जहां तक पहला सवाल है, आप धीरे धीरे इन पॉलिटिकल पार्टीज को खुद मालूम पड़ जाएगा, इनके सपोर्टर खुद बताएंगे। देखिए, आप इस पे ज्यादा मत पड़िए, क्योंकि जितने लोगों को उसने फायदा पहुंचाया उससे कहीं ज्यादा को पीड़ित किया उसने। और अगर आप अपने आप को जो है मुख्तार से ज्यादा जोड़ेंगे तो आपकी इमेज जो है ऐसी बनेगी कि आप माफिया को सपोर्ट करते हैं, बदमाशों को सपोर्ट करते हैं, और अच्छी सी बात नहीं है। तो ये जो इसका सपोर्ट है 2-3 दिन खत्म हो जाएगा। ये अतीक का था, अतीक पहले हल्ला बचा बड़ा, ये ऐसा है वैसा है, ये है वो है, सब अतीक को मार दिया, 2-3 दिन बाद जो है तो खत्म हो गया। अब अतीक का कोई नाम नहीं लेता है। तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था है और ये मेरे ख्याल से अब कोई अच्छा पुलिस का बंदोबस्त है। सर, मैं आपके पास आता हूं। अतीक भाई, जो बातें रंजन द्विवेदी जी कह रहे हैं, राकेश में आना चाहूंगा, एक मिसाल देना चाहूंगा जल्दी। लखनऊ में 2007 के अंत में लखनऊ, गोरखपुर, फैजाबाद कचहरियों में सीरियल ब्लास्ट हुआ। उसका एक एक्यूज था, वो 2013 में उसको पेशी के लिए फैजाबाद ले जाया गया था। वो लौट रहा था, रास्ते में उसकी पुलिस वैन में मौत हो गई। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने बृजलाल एक्स डीजीपी और विक्रम सिंह एक्स डीजीपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवा दिया था। इस हद तक जो है ये हाल था यूपी में एडमिनिस्ट्रेशन का कि ठीक है, ये आप अच्छी मिसाल दे रहे हैं, मैं विवेक सिलास से इस पर जवाब दूंगा। लेकिन अतीक भाई, ये सामने चुनाव है, मुस्लिम वोट दिखता है, इसलिए इस तरीके से मुख्तार को महिमा मंडित किया जा रहा है। राकेश जी, मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होता जब आप इस तरह के भानुमति का पिटारा लेके बैठते हैं और ये जो राजनीतिक विश्लेषक जो उछल रहे थे अभी अपनी कुर्सी से 2-2 इंच, तो मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होता है, क्योंकि मुझे मालूम था कि असल मुद्दे पे तो डिबेट होनी नहीं है, असल मुद्दे पे तो कोई छुएगा नहीं। ऐसे पोर्ट्रेट करा जा रहा है जैसे लग रहा है कि जो है सारी साजिश जो है खुद मुख्तार अंसारी ने अपने खिलाफ कर ली। जो उन्होंने लेटर लिखा है मुख्तार अंसारी ने कि मुझे मुझे अपनी हत्या की आशंका है, और उसमें उन्होंने बहुत सारे नाम लिखे हैं, उस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है कि आखिर वो नाम क्यों लिखे गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी मौत हुई हो और जो जैसा चलिए, आपने अतीक भाई, आपने सवाल जो पूछा, रंजन द्विवेदी जी इशारा कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से आपको जवाब दे देंगे। देखिए, मैं आप पहले भी मैंने कहा कि बदमाश जो है पेशबंदी में ये सब करता रहता है। मैं डीआईजी रेंज बनारस था और
मुझसे पहले की बात थी कि ये रुंगटा अपहरण कांड हुआ था। राकेश जी आपने मेरी मैं बात आया- नहीं, मैं तुरंत इसके बाद आ जाऊंगा। सीनियर ऑफिशियल है, इसलिए उनकी बात सुननी जरूरी थी। इसके बाद तुरंत अतीक आपके पास आऊंगा। आपने सेल्फ गोल कर लिया था राकेश जी। नहीं, मैंने कोई सेल्फ गोल नहीं किया। आप एक बात सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। नहीं चाहते थे इसी लाइन सर एक मिनट बात सुन ले हमारी, सर एक मिनट बात सुन ले। तो वो जब उसका पर्दाफाश हुआ, उसको पकड़ने के लिए पार्टी भेजी हमने। वो विधायक था उस समय, बसपा का, मुख्यमंत्री थी माननीय मायावती जी। तो बहरहाल जो उसमें हुआ, उसके बाद उसको लगा कि उसका इनकाउंटर हो जाएगा, तो उसने हमारे खिलाफ फर्जी एक रिट कर दी हाई कोर्ट में कि साहब अदली वजाब में मिले हमको, इन्होंने बहुत मारा पीटा, हमको धमकाया कि तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा। मैं जाम जाके भागा, उनको रोका जाए तो हमारा मार नहीं जान से। तो देखिए बदमाश इस तरह की हरकत करता रहता है, दरखास्तें देता रहता है। और जैसे अब इंक्वायरी बैठ गई, आप इंक्वायरी में उसको बात को लाइए सामने। अगर कोई दंड के योग्य होगा उसको मिलेगा, मिलना भी चाहिए। अगर कोई देखे कोई गलत काम हुआ है अतीक आप अपनी बात पूरी करिए। ये कहते हुए बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही है कि वो जो लेटर लिखा था वो फर्जी लिखा था। बदमाश ऐसी हरकतें करते रहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं मुख्तार अंसारी ने जो अपनी हत्या का जो आशंका वाला लेटर एमपीएमएलए कोर्ट को लिखा था, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बदमाश ऐसी हरकतें करते रहते हैं? भाई साहब मैंने अपना ही एग्जाम्पल दिया सिर्फ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ तो वही आप उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं ना, आप उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। और राकेश जी आप जो कह रहे थे ना कि उसके ऊपर केसेस थे, उस पर इतना सारा सब कुछ था, अरे केसेस तो बहुत सारे नेताओं पे थे। फर्क इतना है कि मुख्तार अंसारी को सत्ता में आने का मौका नहीं मिला, वरना वो भी अपने केसेस हटवा देता। बहुत सारे ऐसे नेता हैं। सुनिए मोहम्मद अतीक 2 केसेस में कन्विक्टेड, 2 में उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। बिल्कुल उसने अदालत का सामना करा। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो शीर्ष पे बैठ गए, तो मेडल दे दें क्या? हटा दिए। मुख्तार अंसारी ने अदालत का सामना किया तो मेडल दे दें। अगर वो जरा इस देश का महान क्रांतिकारी घोषित कर दें क्या मुख्तार अंसारी को? नहीं, बिल्कुल आप जो है किसी को कुछ घोषित कर दीजिए, मुसलमानों को जो चाहते हैं आप घोषित आगे आप कर दीजिए। आपके तो और आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान कर रहा हूं, हिंदू मुसलमान कर रहा हूं। अरे बिल्कुल आप जो पिटारा लेके बैठे हैं, आपने उस लेटर पे बात क्यों नहीं करी? आपने उन लोगों मैंने के सिर्फ बारे में ये बात कहा क्यों कि नहीं की मुख्तार अंसारी में या फिर अतीक हो या फिर कोई भी अपराधी हो, किसी भी धर्म का हो, मजहब मत देखिए और उसके आधार पर मत उसकी पैरोकारी करिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं। उस पर क्यों नहीं बात हो रही है पूरे मीडिया में? किसी को अभी आपके सामने मोहम्मद अतीक किस प्रकार से एक सजा याफ्ता हत्यारे दंगाई का समर्थन यहां कर रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मोहम्मद अतीक सुनो, एक नरभक्षी जानवर होता है ना तो वो हत्या करने से पहले हिंदू देखता है ना वो मुसलमान देखता है। तो कृपया करके एकदम मुसलमानों का अपमान करना बंद करो। तुम मुसलमानों का अपमान करना बंद करो। सैयद ब्रिगेडियर साहब के नाम का अपमान करना बंद करो, कलाम साहब के नाम का अपमान करना बंद करो। दूसरी चीज मेरी बात सुनिए आप, कृष्णानंद राय की हत्या इस पर बात हो गई है। कृष्णानंद राय के परिवार ने आज जाकर काशी विश्वनाथ में मत्था भी टेक दिया और वो कह रहा है कि ये भगवान ने न्याय कर दिया है। लेकिन शादाब में फिर आता हूं, आप एक ग्रुप की आलोचना कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप की आलोचना नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी वही धर्म वाला मजहब वाला प्रेम है या फिर मुख्तार में आपको सिर्फ अपराधी दिखाई देता है? नहीं, अगर कोई किसी दूसरी हत्या पर इसी प्रकार से मजाक उड़ाएगा तो हम फिर भी वही कहेंगे कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो, अपराधी हिंदू हो या मुसलमान हो। yes. हमने जो बातें कही, जो जिसमें 2 पॉइंट सामने आए, सारी लड़ाई की सुनिए 2 चीजों की लड़ाई है। अदालत ने उनको सजा दी, वो सजा भुगत रहे थे, कोई नहीं, जो जैसा करेगा, जो अदालत ने फैसला किया सही या गलत। शादाब मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि लगातार जो तस्वीरें अपडेट्स आ रहे हैं वो दर्शकों को दिखाना और पहुंचाना जरूरी है। विद्यानाथ झा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं गाजीपुर से, सीधे उनका रुख करते हैं। विद्या, यहां से उसके शव को लेकर यानी बांदा से उसके शव को लेकर रास्ते में है, पुलिस निकल चुकी है। संभवतः 11 या 12 बजे क्या वहां पर तैयारी क्या आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको जरा दिखा देता हूं जो तस्वीर है यहाँ की। सीधे ये देखिए, ये जो मेन रोड से अंदर की तरफ गली जाती है मुख्तार अंसारी के घर के लिए, जिसको फाटक कहा जाता है, वहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार जो सिलसिला है वो चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये खबर पुख्ता हो गई है कि मुख्तार अंसारी का जो शव है वो वहां से निकल चुका है और वो 6 से 7 घंटे के बीच में यहां पहुंच जाएगा, तो यहां पर जो इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जाने थे वो इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आगे बैरिकेड लगाया गया है और यहां पर तमाम जो अधिकारी हैं
पुलिस अधिकारी वो नजर आ रहे हैं। सुबह से ही पुलिस, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए और जनाजे में जाने के लिए, उनको भी समझा बुझाकर पुलिस ने दिन में घर भेजा था। लेकिन अब जैसी ही खबर आई है कि 6 से 7 घंटे के बीच में जो कुल दूरी है उसको तय करने में 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा, तो मुख्तार अंसारी का जो शव है वो यहाँ पहुंच जाएगा। और यहीं से कुछ ही मीटर की दूरी पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस ने अब उसको रास्ते को बंद कर दिया है, बैरिकेड कर दिया है। अंदर जाने की परमिशन अब नहीं है पुलिस की तरफ से घर की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर मुख्तार अंसारी का जो घर है वहां पर शव को लाया जाएगा और उसके बाद फिर पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा जो मुख्तार अंसारी का पैतृक, जहां पर मुख्तार अंसारी के जो पूर्वज हैं जिनको दफनाया गया है, जो पैतृक समाधि जहां पर है पूरे परिवार की, वहां पर उसको दफनाया जाएगा। और आज ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो सकती है, इसीलिए एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि संभवतः कल जो है सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी को किया जा सके। और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको करना पड़ सकता है। लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस बल तैनात है। और मैं आपको जरा और अंदर ले जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए यहाँ पर और क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुंचेगा बड़ी संख्या में और ज्यादा संख्या में लोगों के यहाँ ठीक है। चलिए विद्या, आप वहां पर बने रहिए, अपडेट साथ से लेते रहेंगे। विद्या ना जाने तस्वीरें दिखाइए गाजीपुर में तैयारियां क्या हैं जब मुख्तार के शव को लेकर वहां पर पुलिस पहुंच जाएगी। आप सभी का शुक्रिया। हम